जॉबलेस डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही थी ये अपनी कारपोरेट पूंजीवाद बढ़ रहा था। उसमें जहां इन्होंने विश्वसनीयता का संकट पैदा कर दिया था राजनेताओं के वक्तव्यों पर, राजनेताओं के व्यवहारों पर, उसने कहीं न कहीं से एक उम्मीद की किरण पैदा किया है इंडिया गठबंधन के सारे घटक दलों ने, इनके नेताओं ने। आप इसको आप किस तरीके से आप देखते हैं? और खास करके जात को लेकर के जो इन्होंने अभी-अभी जो घोषणाएँ की हैं। अरुण कुमार जी। धन्यवाद। जो रोजगार की बात आप कह रहे हैं और जो इंडिया गठबंधन ने एक प्रॉमिस किया है कि वो रोजगार पैदा करेंगे, बीजेपी भी इसी उस पे आई थी कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल पैदा करेंगे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। तो इसको हमें समझना पड़ेगा कि जो बेरोजगारी है वो सिस्टम से आता है। आप क्या सिस्टम चला रहे हैं वो निर्धारित करता है कि कितना रोजगार पैदा होगा। अगर आप देखें तो हमारे देश में 2 क्षेत्र हैं, एक संगठित क्षेत्र है और एक असंगठित क्षेत्र है। संगठित क्षेत्र में उसमें पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है। तो करीब 18 मिलियन जॉब्स जो हैं वो पब्लिक सेक्टर में हैं और बाकी 17 मिलियन के करीब हैं प्राइवेट सेक्टर में। तो ये जो 18 मिलियन जो पब्लिक सेक्टर की नौकरियां हैं वो 18 मिलियन ही 1990 में भी होती थी, आज भी हैं। जबकि हमारा जो वर्कफोर्स है उस समय 250 मिलियन का होता था, अब वो करीब 600 मिलियन का है। तो वर्कफोर्स बढ़ गया लेकिन पब्लिक सेक्टर की नौकरियां नहीं बढ़ी, क्योंकि जो हमने IMF वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम किया उसमें था कि जब पब्लिक सेक्टर को कम करना है, पब्लिक सेक्टर में नौकरियां नहीं पैदा करनी है, सरकारी नौकरियां कम करनी है, तो IMF वर्ल्ड बैंक का जो प्रोग्राम हमने लिया 1991 में, उसके चलते हुए पब्लिक सेक्टर में कुछ बढ़त नहीं हुई। और जहाँ पे भी नौकरियां, जैसे हमने तो यूनिवर्सिटी JNU में भी देखा कि कई बार होता था कि जो प्रोफेसर रिटायर हो गए या जिन्होंने रिजाइन कर दिया, फिर उनकी पोस्ट नहीं भरी गई, क्योंकि वहाँ पे जो ये था कि कटौती हो रही है, UGC कटौती कर देता है। तो एक तरह से जो पिछले 35 साल की जो एक वो अरसा रहा है, उसमें पब्लिक सेक्टर को कम करना, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाना। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऑटोमेशन बहुत हो रहा है, वहाँ पे मैकेनाइजेशन हो रहा है, तो इसलिए वहाँ पे नौकरियां पैदा नहीं हो रही। तो इसीलिए आप देखेंगे कि करीब करीब 6% जो हमारा वर्कफोर्स का जो संगठित क्षेत्र में था वही 6% आज भी है। तो क्योंकि ऑटोमेशन चल रहा है और हमारे यहाँ जो 80% इन्वेस्टमेंट होता है वो संगठित क्षेत्र में होता है, सिर्फ 20% होता है असंगठित क्षेत्र में। तो 80% आपका इन्वेस्टमेंट जा रहा है नौकरियां कम करने में, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते हुए तो नौकरियां और भी कम हो जाएंगी। तो जैसे कि आप बैंक का देखें तो 1990 में सारे काम बैंक में करने के लिए हमें बैंक ब्रांच में जाना पड़ता था, चाहे वो चेक कैश कराना है, पैसे निकालने हैं, पासबुक भरवानी है। अब अपने मोबाइल फोन पे लोग कर लेते हैं, कंप्यूटर से कर लेते हैं, ATM से कर लेते हैं। तो बैंकों का काम 1000 गुना बढ़ गया, लेकिन वहां पे नौकरियां आधी हो गई हैं। तो इसलिए जैसे उत्तगी जी भी आपको बताएंगे कि किस प्रकार से बाकी और भी पब्लिक सेक्टर के क्षेत्रों में, स्टील सेक्टर है, बाकी और सेक्टर है, सब में जो नौकरियां कम हो गई। तो सवाल ये उठता है कि हम असंगठित क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ाएंगे। अभी जो सरकारी नीतियां हैं वो सारी हैं कि वो आपका जो संगठित क्षेत्र को बढ़ाएं, असंगठित क्षेत्र को जो काटती जा रही हैं। तो जैसे GST है, GST की वजह से असंगठित क्षेत्र पे बुरा असर पड़ा। तो जहाँ पे 94% नौकरियां हैं वहीं पे आप जो कटौती कर रहे हैं, वहीं पे आपका इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, वहीं पे आपका जो परेशानियां हो रही हैं। अब डिजिटाइजेशन कर रहे हैं जबरदस्ती, डिजिटाइजेशन के चलते हुए जो हमारा असंगठित क्षेत्र है उससे डील नहीं कर पाएगा। अगर वो डील नहीं कर पाएगा तो वहां पे भी परेशानी आ जाएगी, जैसे GST की वजह से परेशानी आई। और जो हमारा जो सबसे बड़ा चक्कर है कि जो कृषि, जहाँ पे 46% लोग काम करते हैं, वहां पे भी मैकेनाइजेशन हो रहा है। उस मैकेनाइजेशन से हार्वेस्टर, कंबाइंस, ट्रैक्टर, थ्रेशर्स, आलू खोदने की मशीन, ये सब चल रही हैं। तो कृषि में भी ये नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने जो रिपोर्ट अपनी बनाई, तो रिपोर्ट में हम लोगों ने बताया कि आज हमारे देश में सिर्फ 32 करोड़ लोगों के पास कोई ढंग का काम है, 28 करोड़ लोगों के पास काम नहीं है या ढंग का काम नहीं है। और सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं की है और शिक्षित नौजवानों की है। जो शिक्षित नौजवान 15 से 24 साल के हैं, अभी ILO की रिपोर्ट आई कि 83% बेरोजगारी उन्हीं लोगों की है। और अगर आप ओवरऑल उसमें देखें तो जो उस एज ग्रुप के लोग हैं उनमें 45% के पास काम नहीं है। वो बेचारे 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार इम्तहान ले रहे हैं, सिविल सर्विस का इम्तहान ले रहे हैं, बैंक का ले रहे हैं, पुलिस का ले रहे हैं, आर्मी का ले रहे हैं, भर्ती नहीं हो रही। हताशा और निराशा की वजह से वो अपने मोबाइल फोन पे लगे रहते हैं, उससे डिप्रेशन होता है, तो सुसाइड बढ़ रहे हैं यूथ में।
फिर जब पेरेंट्स परेशान है, वो कहते हैं हमने आपके ऊपर इतना खर्च किया, 4 साल 5 साल, आपको प्रयागराज भेजा, पटना भेजा, आपको हैदराबाद भेजा, दिल्ली में मुखर्जी नगर भेजा, कोटा भेजा, तो आप ही में कुछ परेशानी है। तो उससे बच्चों में एक बहुत ज़्यादा परेशानी का दौर बढ़ गया है। वो परेशानी का जो दौर बढ़ा है, उससे जब परिवार में छीना झपटी हो रही है, क्योंकि उनको ड्रग्स और ड्रिंकिंग में पड़ गए हैं, ड्रग्स और ड्रिंकिंग के लिए पैसा नहीं है, तो परिवार में ये सोशियोलॉजिकल एक समस्या है जो बेरोजगारी की वजह से आ रही है, जिसकी वजह से जो परेशानी आ गई है। और मैं जब भलसवा जाता था, यहाँ पे जो दिल्ली में जो स्लम एरिया है, वहाँ पे माताएं जो शिकायत कर रही थी कि बच्चे चोरी चपाटी और गलत कामों में फंसते चले जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा सोशलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक असर हैं। इसको हम कैसे समस्या को डील करेंगे? देखिए, अगर हम 3 मिलियन सरकारी नौकरियां दे सकते हैं तो जरूर दें, लेकिन हमें तो 280 मिलियन 28 करोड़ लोगों के लिए कुछ रोजगार पैदा करना है। उसके लिए हमें कहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी? हमें माइक्रो सेक्टर, जो एमएसएमई सेक्टर है, उसी में सब ज्यादा रोजगार है, इंडस्ट्री वगैरह का। तो जो माइक्रो सेक्टर है उसमें 97.5% रोजगार होता है एमएसएमई सेक्टर का। अब ये माइक्रो सेक्टर पिट रहा है। माइक्रो सेक्टर को हम बढ़ावा देंगे तो नौकरियां पैदा होंगी। अब सरकार क्या कर रही है? सरकार तो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, लेबर इंटेंसिव सेक्टर में कटौती कर रही है। कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर का मतलब है कि जो नेशनल हाईवे हो गए, आपके फ्रेट कॉरिडोर हो गए, आपका आईटी सेक्टर हो गया, पावर सेक्टर हो गया, इनमें रोजगार पैदा नहीं होता। पहले एक सड़क बनती थी, वहां पे सैकड़ों लोग काम करते दिखते थे। आज सड़क बनती है तो वहां पे बड़े बड़े बुलडोजर, ट्रैक्टर और क्रेन की वजह से 10 लोग काम करते दिखते हैं। तो जो हाईवेज हैं, जो फ्रेट कॉरिडोर है, जो ये पावर सेक्टर है, इनमें नौकरी नहीं पैदा होंगी। नौकरी पैदा होंगी जब रूरल डेवलपमेंट होगा, जब आपका रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम होगा, जब आपका शिक्षा और स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होगी। इन सारे सेक्टर में सरकार कटौती कर देती है। तो जहां पे रोजगार पैदा होगा वहां पे कटौती कर देती है, और जहां पे रोजगार पैदा नहीं होगा वहीं पे बढ़त कर देती है। तो सरकार की नीति गलत है। दूसरी बात, जब कृषि में बेहतरी होगी, कृषि में आमदनी ज्यादा आएगी, तो माइक्रो सेक्टर आगे बढ़ेगा। जब माइक्रो सेक्टर आगे बढ़ेगा तो कृषि में डिमांड बढ़ेगी, तो कृषि आगे बढ़ेगा, और अर्थव्यवस्था में डिमांड जनरेट होगी जब ये असंगठित क्षेत्र होगा। तो असंगठित क्षेत्र में अगर आप 100 रुपया बढ़ा के देंगे तो उसमें से 95 रुपया खर्च हो जाएगा। अगर आप अमीर आदमी को 100 रुपया देंगे तो उसमें से 5 रुपया खर्च होगा, तो डिमांड कम होगा। इसीलिए आपने देखा पैंडेमिक के पहले ही 8 क्वार्टर, 2017-18 के क्वार्टर 4 से 2019-20 के क्वार्टर 4 तक रेट ऑफ ग्रोथ 8% से गिर के 3.1% हो गया था। तो अर्थव्यवस्था तो मंदी में चली गई थी। तो ये मंदी ही का एक वो दौर है। और आज हमारा जो जीडीपी के आंकड़े हैं वो सही नहीं सरकार बताती। जो जीडीपी के आंकड़े हैं वो तो संगठित क्षेत्र के आंकड़े हैं, असंगठित क्षेत्र में तो गिरावट है। तो असंगठित क्षेत्र को मान लिया जाता है कि जैसे संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है उसी तरह संगठित क्षेत्र, लेकिन इसका मतलब है कि हमने असंगठित क्षेत्र को अदृश्य कर दिया है। उसके लिए नीतियां नहीं बना रहे। अगर हम कह रहे हैं कि 7-8% का ग्रोथ रेट है तो बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे जो अदृश्य कर दिया है, तो इसीलिए हम स्पेशल नीतियां नहीं बना रहे। तो अगर हमें करना क्या होगा? हमें माइक्रो सेक्टर को बढ़ावा देना पड़ेगा। माइक्रो सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए हमको वहाँ पे कोऑपरेटिव्स बनाने पड़ेंगे। जैसे भदोई है तो वहाँ पे कारपेट का है, अलीगढ़ है तो वहाँ पे जो ब्रास का है, खुर्जा है तो वहाँ पे सिरेमिक्स का है, इच्छल करंजी है तो वहाँ पे टेक्सटाइल्स का है। तो इनको हम एक जो कोऑपरेटिव बांध दें, तो जिससे इनकी जो प्रॉब्लम है मार्केटिंग की, फाइनेंस की, और जो तीसरी टेक्नोलॉजी की, ये तीनों समस्याएं हम हल कर लेंगे। तो हम माइक्रो सेक्टर की तरफ ध्यान दें। और दूसरा, कृषि में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो सारे क्रॉप्स के लिए देंगे, तो वहाँ पे कृषक की हालत बेहतर होगी। जब कृषक की हालत बेहतर होगी तो उसकी डिमांड बढ़ने से जब ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों आगे बढ़ेंगे। तो हमें अपनी नीतियां बदलनी पड़ेंगी। हमारा फोकस होना होगा कि हम कैसे रोजगार बढ़ाएं, न कि हम कितना इन्वेस्टमेंट करें। जो अभी नीति है उसी की वजह से 2012-13 में हमारा इन्वेस्टमेंट रेट अर्थव्यवस्था का जो करीब 36% पहुंच गया था, वो गिर के 30% हो गया था। जब इन्वेस्टमेंट कम होगा और ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाएगा तो अपने आप नौकरियां नहीं पैदा होंगी। तो इसलिए हमें दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। डिमांड बढ़ानी पड़ेगी, जिससे कि जो डिमांड बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उससे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो ये होगा। तो डिमांड के लिए माइक्रो सेक्टर और जो हमें एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो हमने अपनी रिपोर्ट में 13 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जहां पे हम डिमांड बढ़ा सकते हैं, जिससे रोजगार बढ़ा सकते हैं। तो ये 13 सेक्टर जो हैं, इनकी तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। अब सवाल उठता है, इसका अपोज कौन करेगा? इसका ऑपोजिशन आएगा, देखिए, जो अपर मिडिल क्लास है और जो बिजनेस क्लास है। क्योंकि अपर मिडिल क्लास और बिजनेस क्लास को सस्ता लेबर चाहिए।
हम लोग जो है, हमारे यहाँ मेड सर्वेंट काम करती हैं, ड्राइवर काम करते हैं, क्योंकि जब उनकी तनख्वाह कम है, तो अगर जो रोजगार पैदा होगा तो तनख्वाहें ज़्यादा होंगी, तो जो तनख्वाहें ज़्यादा होंगी तो बिजनेस क्लास का प्रॉफिट कम होगा, तो इसलिए बिजनेस क्लास उसको अपोज करेगा। तभी बिजनेस क्लास चाहता है कि जो रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर है, जो असंगठित क्षेत्र रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर है, वो बना रहे, और वहाँ पे जो नौकरी ना हो, तो नौकरी नहीं होने से आपकी तनख्वाहें कम रहेंगी, तो उनका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो ये जो ऑपोजिशन है, इसीलिए आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े दिग्गज हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, वो नहीं चाहते कि रोजगार पूरा पैदा हो, वो नहीं चाहते कि असंगठित क्षेत्र में हम पूरा ध्यान दें जिससे कि वो वहाँ पे रोजगार पैदा हो। वो सिर्फ कहते हैं कि ये तो संभव नहीं है। तो जो सरकारी इकोनॉमिस्ट हैं, जो और बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, जो IMF वर्ल्ड बैंक के फेवर में बात करते हैं, तो वो कहेंगे कि ये तो संभव ही नहीं कि हम जो पैदा कर सकें। मेरा मानना है कि सिस्टम को बदलने से पैदा होगा। सिस्टम को जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक रोजगार सबको नहीं मिल पाएगा, और हमारी समस्या वहीं की वहीं बनी रहेगी। और जो पब्लिक सेक्टर है, वहाँ पे जितना हम रोजगार दे सकते हैं दें, लेकिन उससे पूरा जो 28 करोड़ लोगों की परेशानी है, वो 3 मिलियन जॉब्स देने से पूरी नहीं होगी। तो हमें डिमांड साइड की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, न कि सप्लाई साइड की तरफ। हमारी जो आज की सरकार है, वो सप्लाई साइड की नीतियों की तरफ ध्यान दे रही है, डिमांड साइड नीतियों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। जब डिमांड साइड की नीतियों की तरफ ध्यान दिया जाएगा तो उससे रोजगार पैदा होगा। धन्यवाद।